स्लोपिंग हमको नजर आएगी, डिक्रीजिंग होना शुरू कर देगी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी उस केस में क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इक्वल टू नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू डिक्रीजिंग। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि क्या मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो सकती है? क्या मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो सकती है? तो उस केस में हमको डायग्राम कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगी, शायद आपने पहले भी देखी होगी डायग्राम, मैं को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। टोटल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स, तो जो हमने अभी डायग्राम को स्टडी किया वो यहाँ से जो राइट वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसको हमने स्टडी किया, जहाँ पे वो इंक्रीज हो रही है बट इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। मैंने थोड़ा सा डायग्राम को उल्टा कर दिया, अभी दोबारा देखो। ऐसी डायग्राम, राइट? यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, ठीक। ऑन द लेफ्ट साइड टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। अब हमारे को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? जस्ट आप स्लोप देखो कि इसकी जो कर्व है वो ऊपर उठती जा रही है, स्लोप का जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पे स्लोप का एंगल जो है वो डिक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो स्लोप से हमारे को वो जो स्लोप है वही तो असल में मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी। यहाँ तक वो इंक्रीज हुआ, उसके बाद वो जीरो हो गया, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, नीचे मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाया हुआ है, जो इसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो सकती है, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डिक्रीज होगी। शायद वो हमने टेक्स्ट में कल पढ़ा भी था कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो सकती है। अभी देखते हैं मेन पॉइंट्स। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। कोई डाउट है? अपना माइक प्लीज बंद कर दीजिए। So total utility curve moves upward from left to right and marginal utility curves downward from left to right. Total utility जो है upward sloping है, marginal utility downward sloping. However, this is only true when the law of diminishing marginal utility operates. ये तभी सच होता है जब ये वाला जो लॉ है diminishing marginal utility का ऑपरेट हो रहा हो। Initially, it may so happen that the marginal utility might be rising along with the total utility curve for a particular commodity। उसका डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया कि किस केस में वो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज भी हो सकती है। बट अगर मैं बात करूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो उस केस में आपने हमेशा उसको डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रखना। व्हेन द टोटल यूटिलिटी रीच द मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, देन द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। वो हमने देख लिया डायग्राम में कि जैसे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे है अपने, then marginal utility is zero. At this point, total utility curve reached the peak stage and MU curve intercept x-axis। x-axis को इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या हो जाता है कि MU हमारा जीरो हो चुका है, राइट। जो भी चीज x-axis को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो जीरो है। एंड टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो उस मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच चुका है, मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच चुका है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसका
जो स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर 0 है, क्योंकि इसका स्लोप ही तो एम यू है हमारा। ठीक है, टी यू का स्लोप इज इक्वल टू एम यू। अगर टी यू का स्लोप 0 हो गया, मतलब कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो एम यू कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गई बात? चलो when the total utility goes on diminishing, the marginal utility become negative। जब वो टी यू की कर्व जो है हमारी वो डिक्रीज होना शुरू करती है, यहाँ तो इंक्रीज हो रही थी विद डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब क्या है कि कर्व इंक्रीज हो रही है, तो उसका जो इंक्रीज होने का रेट है, जिस गति से वो इंक्रीज हो रही थी, वो डिक्रीज हो रही है गति। ठीक है, आप बढ़ तो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक पे चल रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी। पहले आपकी स्पीड थी 60 की, फिर आपकी स्पीड होगी कुछ टच में 40 की, फिर आपकी हुई 30 की, फिर आपकी हुई 20 की, फिर आपकी हुई 10 की। नो डाउट कि आप बढ़ते जा रहे हो। ठीक, ऐसी बात नहीं कि आप रुक गए हो या फिर उल्टा चलना शुरू कर दिया आपने, पर बढ़ने की जो स्पीड है वो आपकी कम होगी, गति जो है आपकी कम होगी। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। तो जब ये डिक्रीज होना शुरू कर देगा टी यू, असल में जब ये डिक्रीज होना शुरू कर देगा, तो हम बोलेंगे कि एम यू हमारा नेगेटिव में हो चुका है। अभी यहाँ पे अजम्पशन कौन कौन सी ली है हमने? यूनिट्स आर होमोजीनियस। जो भी हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैंगोज की बात कर रहा हूँ, एक कमोडिटी, तो उसके जो यूनिट है जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो सेम होने चाहिए। द यूनिट्स मस्ट बी ऑफ रीजनेबल साइज। साइज उसका रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए एक यूनिट बहुत बड़ा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक मैंगो जो है वो बिल्कुल छोटा सा है, राइट? तो वो रीजनेबल साइज जो है, एक सिमिलर साइज उनका होना चाहिए। देयर इज वन टाइम गैप बिटवीन वन यूनिट ऑफ कंजम्पशन एंड नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन। एक टाइम का गैप होना चाहिए जब वो एक यूनिट कंज्यूम करे। मान लो कि उसने 11:28 पे एक यूनिट कंज्यूम किया, देन 11:29 पे उसने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया। ठीक, तो टाइम गैप जो है वो होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस पहले ही चेंज होगी, कंज्यूमर की उसको जो आम है वो बेकार लगने लग गए, तो वहीं से वो डिक्रीज होना शुरू कर देगा। ठीक, तो हमारा जो डायग्रामेटिकल एनालिसिस है वो सब फेल हो जाएगा। उसके बाद करते हैं बात एक्सेप्शन। ठीक, एक्सेप्शंस, जहां भी एक्सेप्शंस आएंगी किसी भी टॉपिक में, वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक्सेप्शन वाला पार्ट। क्योंकि उसको पता है, एग्जामिनर को पता है कि थ्योरी सबने पढ़ रखी है, थ्योरी सबको आती है, बट क्या नहीं आता? एक्सेप्शंस, क्योंकि वो हम ध्यान से नहीं पढ़ते, और उसी में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम जो है वो डालता है। एक्सेप्शन क्या क्या हो सकती है? देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है हमको दिखता है कि हमारी आम जिंदगी में अ, सर आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गई। अभी आ रही है आवाज? यस सर। ऑलराइट। कब से नहीं आ रही आवाज? ये जो सर अभी पहले बंद पढ़ा है मैंने सर, अभी बंद हुई थी ना? ठीक है, ठीक। तो सबसे जरूरी एक्सेप्शंस पढ़नी है हमारे को।
तो एक्सेप्शन में पहला केस हमारे पास आ जाता है कलेक्शन ऑफ रेयर गुड्स। अब रेयर गुड्स के केस में आपको पता है कि रेयर गुड्स जो है, फॉर एग्जांपल मेरे को सिक्के जो है कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक है, ठीक। अब एक कॉइन्स आया मेरे पास तो मैं खुश हो गया, तो मैंने उसको अपने पास रख लिया। दूसरा कॉइन आया तो मैं और ज्यादा खुश हो गया। तो इस केस में जितने ज्यादा मेरे पास कॉइन आते रहेंगे उतना ज्यादा मैं उल्टा खुश होता रहूंगा। मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो ईच कॉइन की है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक। तो इस केस में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाता है। दूसरा हॉबिस। हॉबिस जो है हमारी जिंदगी में जो मोनोटोनस जो हम करते हैं, जो काम करते हैं, जो पढ़ते हैं, तो उसके तोड़ने के लिए जरूरी है। अगर हम खेलने की रुचि रखते हैं, खेलने को पसंद करते हैं, तो पहले अगर 1 घंटा हम खेल रहे हैं, 1 आवर हम खेल रहे हैं, अगर हमको खेलना पसंद है, तो हम उसका जो अगला 1 घंटा होगा तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि थक जाएंगे, बिल्कुल खेलना छोड़ देंगे। उल्टा हम ज्यादा उसको प्रेफरेंस देना शुरू करते हैं। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा ना कि घर वाले मार मार के ला रहे हैं कि अब पढ़ ले, अब छोड़ दे खेलना, है ना। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उल्टा इंक्रीज होती रहती है टाइम के साथ, डिक्रीज नहीं होती हो। माइजर। माइजर को बोलते हैं कंजूस। कंजूस। तो जो कंजूस का जो कंजूसीपन है वो हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज ही होगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। अगर उसने आज 10 रुपए बचाए तो वो खुश होगा, कल उसने 100 रुपए बचाए तो वो और ज्यादा खुश होगा। उसका जो खुश होना, जो यूटिलिटी उसको प्राप्त हो रही है कंजूसी करके, वो डिक्रीज नहीं होगी। देन मनी एंड गोल्ड। जैसे कि सबको पता ही है कि जितना आप ज्यादा पैसा कमाओगे, जितना ज्यादा आपके पास वेल्थ होगा, आपकी पैसा कमाने की चाहत जो है, आपकी पैसा कमाने की जो भूख है वो इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन। रीडिंग ऑफ बुक्स। जैसे आप एक किताब पढ़ोगे, आपको लगेगा कि आपको कुछ यूटिलिटी प्राप्त हुई, ठीक है। तो आपकी वो जो यूटिलिटी है वो नेक्स्ट किताब पढ़ने से वो डिक्रीज नहीं हो जाएगी। जो एविड रीडर जो होते हैं, जो बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए हर जैसे जैसे वो बुक्स पढ़ते रहते हैं, उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो इंक्रीज होती रहती है, ना कि डिक्रीज होने से। इसका एक और एक्सेप्शन हो सकता है अल्कोहलिक। अल्कोहल स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पर समझिए आप कि जैसे जैसे कोई इंसान जो है शराब पीता है, बोतल में एक बोतल पी ली उसने, तो उसकी जो यूटिलिटी है उसको मान लो 100 यूटिलिटी प्राप्त होगी। अब वो दूसरी बोतल ले लेगा, ठीक है, उससे जो यूटिलिटी है उसको, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको कम यूटिलिटी होगी, क्योंकि वो इस टाइम नशे में है, ठीक है। नशे में उसको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ही भूल जाता है, तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि उसको 200 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, इसलिए लोग ज्यादा शराब पीते हैं, राइट। इसलिए लोग ज्यादा शराब पीते हैं और पी के फिर सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। तो उस केस में भी मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। अब ये सारी जो एक्सेप्शन है आपको याद रहेंगी। किसी को कोई डाउट हो इसमें अभी तक? नो सर। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस। इस जो मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू पैराडॉक्स, कि किसी भी चीज की वैल्यू कैसे आती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पूछूं कि वाटर एंड डायमंड, ये फेमस एक पैराडॉक्स है एडम स्मिथ का, कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग, whereas diamonds are not। फिर भी डायमंड का प्राइस जो है इज मच 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 ग्रेटर देन वाटर। क्यों? आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि वाटर हमारे लिए जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक। उसका जो प्राइस है वो डायमंड से कम होता है, उसकी जो यूटिलिटी है वो डायमंड से कम है, उसकी जो वैल्यू है वो डायमंड से कम है। क्यों? बताइए, कोई जवाब दीजिए।
नहीं क्लियर आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नो सर, फटी फटी आ रही। बाकियों को आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। हाँ, तो बताइए फिर क्यों क्यों वाटर की जो वैल्यू है वो कम है डायमंड से? तो चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, वाटर जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, राइट? क्वांटिटी ज्यादा है, डायमंड की क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी कम है। अब किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। समझ रहे हो आप? अगर डायमंड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है पूरे वर्ल्ड में, मतलब डायमंड पत्थरों की तरह पड़े हुए हैं, तो उसकी वैल्यू भी पानी से नीचे हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी से एडम स्मिथ ने ये वाला जो पैराडॉक्स है ये सॉल्व किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के और कौन से फायदे होते हैं हमारे को, और कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं? सेकंड वन इज बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स लॉस। जो भी हम इकोनॉमिक के आगे लॉ पढ़ेंगे तो उसका कुछ बेसिस, जैसे इंडिफरेंस कर्व हो गया हमारा। इंडिफरेंस कर्व आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, शायद इसमें भी होगा। इंडिफरेंस कर्व का बेसिस क्या है? एमयू। उसमें भी हम जो कर्व बनाते हैं उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती रहती है। ठीक, तो उसका भी बेसिस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो उस केस में भी हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसकी? टैक्स पेयर की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी कम हो रही है, कितने से डिमिनिश हो रही है, उसको हम यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीरों से लेके गरीबों में बांटना, उस केस में भी हम मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे हम उसको स्टडी करते हैं। आगे कॉन्सेप्ट है डिमांड फोरकास्टिंग का। डिमांड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर टू नो फ्यूचर, टू नो फ्यूचर, फोरकास्ट करना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग। उसमें किसको हम प्रेडिक्ट करते हैं? वेदर को। तो इसमें हम किसको प्रेडिक्ट करेंगे? डिमांड को। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस फर्म डिपेंड अपॉन द सक्सेसफुल। हाँ जी। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दोबारा दस दोगे जी? हाँ जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, कैसे होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है टैक्सेस ऑन रिच। सर थोड़ी आवाज स्लो आ रही है जी। बाकी सबको स्लो आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिए। हाँ सर। तो आपका ना वो नेटवर्क इश्यू होगा, एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए एक बार फोन को, या फिर ओके सर। दोबारा एक बार ज्वाइन कीजिए, शायद प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ओके सर। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, टैक्सेस ऑन रिच एंड गिव मनी टू पुअर। फॉर एग्जांपल, हम एम जी नरेगा एक स्कीम है, एम जी नरेगा, एन आएगा यहाँ पे। एम जी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्ट है ना। तो उसमें क्या होगा कि हमने गरीब लोगों को रोजगार देना है, एक एक कोई स्कीम है सरकार की। तो रोजगार देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गरीब कौन है। गरीब कौन है, उसकी हालत क्या है, और उसको कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए। क्योंकि उसमें रोजगार दोगे ना आप, और उसको पैसे दोगे, कितने पैसे दोगे ये कैसे डिसाइड करोगे आप? क्या आप उसको 100 रुपए देंगे, या उसको जो मार्केट में पंजाब में रेट चल रहा है 400 रुपए दोगे, 450 रुपए दोगे, या फिर उसको यूपी बिहार में जो रेट चल रहा है, क्योंकि ये स्कीम जो है पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। तो उस केस में हमारे को मार्जिनल यूटिलिटी देखनी है किसकी? गरीब की, कि वो कितने पैसे में अपना जो है वो अपना घर चला सकता है। ऊपर से इन्फ्लेशन भी काउंट करनी है। ठीक है, और
जैसे हम टैक्सेस लगाते हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं डिश पे, तो उससे देखना है कि उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हर्ट हो रही है। अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हर्ट होने लग गई, अमीर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिच पीपल की, तो कमाने छोड़ देगा। अगर आप किसी चीज पे टैक्स लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 30% टैक्स लगा रहे हो ना, हाईएस्ट इंडिविजुअल पे, अगर आपने उसको बढ़ा के 70% कर दिया, पहले था ये, पहले अगर आप हिस्टोरिकली टैक्सेस का स्टडी करोगे तो 70% भी रहा है। तो 70 से हम 30 क्यों आए? क्योंकि हमारे को पता है कि अगर रिच पे टैक्स लगाएंगे तो उसकी जो पैसा कमाने की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, वो काम करना ही छोड़ देगा। वो कहेगा कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ उसमें से 70 रुपये मैं सरकार को दे रहा हूँ, तो मैं 30 भी क्यों कमा रहा हूँ, छोड़ो इस काम को। राइट? तो उससे टैक्स एवेजन भी बढ़ेगा, उससे उसकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, पैसा कमाने की, वो भी कम होगी। तो उस केस में हमारे को ये जो ये कॉन्सेप्ट है मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये हमारे काम में आता है। आगे चलते हैं जी। समझ में आया अभी जिसको भी डाउट था? क्लियर हुई बात? यस सर। ओके, डिमांड फोरकास्टिंग भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये टॉपिक छोटा सा इसको समझना ही है बस, कि फोरकास्टिंग करनी है, फ्यूचर जानना है किसका जी? डिमांड का। क्यों जानना है? The success of the business firm depend upon the successful demand forecasting. Demand forecasting. Estimation of future demand for product at present is called demand forecasting. Estimation करनी, estimation का मतलब होता है estimate लगाना ना, एक तरह से अंदाजा, अनुमान। अनुमान, यस, अनुमान लगाना किसका? फ्यूचर डिमांड का, फ्यूचर डिमांड का। अगर आप किसी भी कंपनी का या किसी भी चाहे इंडिया का ही ग्रोथ एस्टीमेट हम देते हैं ना हर साल, कि बजट में आप बढ़ोगे कि हम इस साल भारत 6.4% से बढ़ने की उम्मीद है ना, फोरकास्टिंग है। तो उससे क्या होता है? उससे होता है कि प्रेजेंट जो लोग होते हैं उनको पता लगता है कि आने वाले टाइम में कैसा हाल होगा। अगर मान लो कि बजट ये बोल दे कि आने वाले टाइम में हम 13% से बढ़ने वाले हैं, 13% जो है हमारा ग्रोथ रेट है, तो उससे क्या होगा? हमको अच्छा लगेगा, हम नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 13% से बढ़ेंगे, सबकी आमदनी बढ़ेगी, सब काम करेंगे, सभी की कंजम्पशन बढ़ेगी, है ना, वो सारी चीजें। तो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए प्रोड्यूसर, आपको फ्यूचर का पता होना चाहिए। अगर आप कोई चीज बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने इंस्टाग्राम रील को देख के कोई नया प्रोडक्ट बनाने का सोचा, ठीक है, तो आपने एक पेन बनाने का सोचा जो आजकल रील्स में काफी चल रहा है। अगर अगर आप उसकी फैक्ट्री शुरू कर दोगे, आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर दोगे, पर आपको ये पता ही नहीं है कि ये इन फ्यूचर ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर इन फ्यूचर ये नहीं चलेगा तो वो सारा जो है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको फ्यूचर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या जो मैं प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ या फिर जो मैं बना रहा हूँ, उसकी फ्यूचर की डिमांड कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम डिमांड फोरकास्टिंग का यूज करते हैं। मेथड्स क्या क्या है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस पता होना चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियन, भाई साहब ऑर्गेनाइजर या जो इंडस्ट्री चला रहा है उसका काम क्या इंडस्ट्री चलाना, उससे उसको उसी से फुर्सत नहीं है, तो वो क्या करेगा? किसी एक्सपर्ट को पकड़ेगा जो यही काम कर रहा है सारा दिन बैठ के, मार्केट पे रिसर्च कर रहा है, उसको पूछेगा तू मेरे को बता कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी होगी। तो इसको बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। सेकंड वन इज सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। मार्केट में जाओ, आप बायर को पकड़ो और उनको पूछो कि आप कौन कौन सा सामान फ्यूचर में लेना चाहोगे, या फिर आप जो अभी सामान ले रहे हो क्या वो फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, है ना। तो उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। कलेक्टिव ओपिनियन, सभी का एक सर्वे करवा लो पूरा, कलेक्टिव मतलब सभी लोगों का सर्वे करवा लो आप इकट्ठे एक बार में, किसी को पैसे दे दो कि वो घर घर जाके सर्वे करे कि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो, जैसे रिव्यू लेते हैं हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, आपने देखा है ना रिव्यू, रिव्यू क्या होता है? उस पे रेटिंग्स होती हैं 3.5, 4.8, तो वो क्या है? वो कलेक्टिव ओपिनियन है।
सभी का ओपिनियन है। आप इंडिविजुअल रिव्यू पे भी जाते हो, पर आप ऊपर से कलेक्टिव कोई देखते हो कि ये इसका 4.8 है तो अच्छा होगा। ठीक, आगे जी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड वे में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सोशल साइंस में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उस केस में हम इंडिविजुअल जो है उनको उनको कंट्रोल ग्रुप में रखते हैं। एक एक इंडिविजुअल पे रिसर्च की, एक को ऐसे ही छोड़ दिया, दोनों में डिफरेंस देख लिया कि क्या डिफरेंस है। ठीक, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इसको यूज करके हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज एनालिसिस, है ना, फोरकास्ट फोरकास्टिंग, टाइम फोरकास्टिंग एनालिसिस। तो ऐसे सारे एनालिसिस होते हैं जिससे हम फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट हो? नो सर। चलो आगे हम बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा सप्लाई। मीनिंग क्या होता है सप्लाई का? डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक ऑफ द गुड्स एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स। स्टॉक ऑफ द गुड्स मतलब आपके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपके पास पड़े हैं 400 बंडल बंडल और आप मार्केट में बेच रहे हो 200 बंडल। इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, इस फाइनेंशियल ईयर की। मार्केट में कितने बेच रहे हो? 200 बंडल। तो सप्लाई क्या होगी आपकी, 400 या 200? 200। 200 जो आप मार्केट में बेच रहे हो, चाहे आपके पास 1000 2000 बंडल है ना। आपको पता ही होगा कि इसको इन्वेंट्री बोल देते हैं हम, है ना। तो एक कैपिटल का पार्ट बन जाता है, कैपिटल का पार्ट, कैपिटल का पार्ट बन जाता है हमारा। एक तरह से इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं हम, राइट। इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाता है हमारा। तो जो मार्केट में हम बेच रहे हैं उसी पे हमको फोकस करना है, उसी को हम सप्लाई बोलेंगे। हमारे पास कितना है उससे हमको कोई लेन देना नहीं। सप्लाई मीन्स सम ऑफ द पार्ट ऑफ स्टॉक of goods which is prepared by seller to sell at a particular point at a particular market in a particular period of time। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर मार्केट में, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो है, जो हम सेल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम सप्लाई। ठीक, आगे चलते हैं जी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं? सबसे पहला जो हमारे को पता ही है, जो हम पढ़ेंगे ही, प्राइस। Producer supply more goods if the prices are high. They supply the fewer goods when the prices are low. अब ये क्यों? सर आवाज। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं दोबारा बताता हूँ कि प्राइस ऑफ द गुड्स क्या होता है। प्राइस ऑफ गुड जो है डिटर्मिनेंट है सप्लाई का। तो प्राइस क्यों? अब मेरा ये क्वेश्चन है कि प्राइस ही क्यों हम लेते हैं एज ए मेन डिटर्मिनेंट? क्योंकि प्राइस जो है इज इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस। अगर प्राइस ज्यादा होगा, इंसेंटिव वर्ड का मतलब क्या है कि उसको फायदा मिल रहा है, इंडिविजुअली फायदा मिल रहा है उससे। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो उसका इंसेंटिव ज्यादा होगा, उसको काम करने का उतना ज्यादा मन होगा। ठीक है, अगर प्राइस ज्यादा हो, काम करने का ज्यादा मन होगा तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा। इंसेंटिव, बायर का इंसेंटिव ही प्राइस है, पर बायर का इंसेंटिव प्राइस नेगेटिवली है। अगर प्राइस कम होगा तो बायर को सोच लगेगा कि यार सस्ती मिल रही है चीज, तो उसको खरीदने का इंसेंटिव होगा। ऐसे ही सप्लायर को बेचने का इंसेंटिव होता है प्राइस से। तो प्राइस मोस्ट डिटर्मिनेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको कॉस्ट जो भी कवर करना है वो भी आपको प्राइस से करना है, राइट। तो सारी चीजें प्राइस से वेरी होती हैं। अब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है किसी भी कमोडिटी का,
वैसे वैसे उसकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता है वैसे उसकी सप्लाई डिक्रीज होती है। आगे, गोल ऑफ द फर्म। फर्म्स के अलग अलग गोल हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि फर्म जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है और किसी चीज के लिए काम तो नहीं करता। तो ऐसी बात नहीं है, हर एक फर्म के अपने अपने गोल हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। फर्म्स में ट्राई टू वर्क ऑन वेरियस गोल्स। एग्जांपल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द, एक गोल हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जो हमने पढ़ा कि हमको लगता था कि यही एक गोल है। उसके अलावा सेल्स मैक्सिमाइजेशन अनदर गोल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्म हमेशा ही प्रॉफिट मैक्सिम, हर एक फर्म ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी काम करेगी। कुछ फर्म हो सकता है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे काम करें। एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन पे काम करने के लिए भी कुछ फर्म्स हो सकती है, फॉर एग्जांपल पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है, उनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, उनको क्या है, वेलफेयर करना है सोसाइटी का। तो वेलफेयर करने के लिए सबसे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप एम्प्लॉयमेंट दो, तो एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन जो है उनका पार्ट हो सकता है। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अगर, तो हम जो अपने इस बुक में, इस चैप्टर में या फिर इस कोर्स में हम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही पढ़ेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से गोल हो सकते हैं फर्म के, ठीक। हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। If the objective is to maximize profit, then higher the profit from the sale of commodity, the higher will be quantity supplied by firm. अब सेल क्या होती है? प्राइस इनटू क्वांटिटी शायद, राइट? यही होती होगी शायद, है ना? कि हमने कितनी सेल की जी, हमने इतनी क्वांटिटी बेच दी। वैल्यू ऑफ सेल, वैल्यू ऑफ सेल कैसे आएगी? इतने की बेची, वो प्राइस से आएगी। अगर आप सेम क्वांटिटी बेच रहे हो, 100 ही बेच रहे हो, पर पहले आप बेच रहे थे 10 रुपए की 100 क्वांटिटी, तो आपको जो सेल हो रही थी आपकी 1000 रुपए की हो रही थी। अभी आप 100 क्वांटिटी बेच रहे हो 20 रुपए की, तो आपकी सेल कितनी होगी? 2000 रुपए की, ठीक है। तो ऐसे क्या, प्रॉफिट जो है इंक्रीज कैसे हो सकता है? अगर प्राइस इंक्रीज, अगर आप सेम क्वांटिटी बेच रहे हो तो, या तो आप क्वांटिटी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, राइट। तो क्वांटिटी बढ़ाना फर्म के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता इन द शॉर्ट रन, तो वो क्या करता है, प्राइस को वेरी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जी, और कौन से डिटर्मिनेंट होते हैं? इनपुट प्राइसेस, द प्रोड्यूसर सप्लाई मोर व्हेन द इनपुट प्राइसेस आर लो। इनपुट प्राइसेस क्योंकि कॉस्ट का पार्ट होते हैं, तो अगर कम फर्म का कॉस्ट कम हो गया तो वो ज्यादा सप्लाई करेगी, राइट। दिस इज एट ए लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एट हायर इनपुट प्राइसेस, प्राइसेस एंड सप्लाई इज रिड्यूस्ड। तो एक और डिटर्मिनेंट हमारे को मिल गया इनपुट प्राइसेस का, कि जैसे इनपुट प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो उससे क्या होगा, हम कम जो है प्रोडक्शन करेंगे। आगे जी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जनरली हेल्प्स टू सेव इनपुट्स एंड रिड्यूस कॉस्ट। नई टेक्नोलॉजी आने की, टेक्नोलॉजी आने, इनोवेशन का कोई क्या फायदा होता है? इनोवेशन एक तो प्रोडक्ट में आ सकती है, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट इनोवेशन बोलते हैं, या फिर इनोवेशन आ सकती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, कि आप कैसे चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक। प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर इनोवेशन आती है तो उससे क्या है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। कॉस्ट रिड्यूस हो गया तो आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ऐसे इनोवेशन से अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, आप ज़्यादा सप्लाई कर पाते हो उन चीज़ों को, उससे क्या है, आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आप ज़्यादा सप्लाई करो, राइट। अगर आपको नेगेटिवली टेक्नोलॉजी, वैसे नेगेटिवली तो नहीं होती कभी, कोई पागल ही होगा जो नेगेटिवली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, पर अगर हो गई तो क्या होगा, उससे नुकसान होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। आगे जी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडी ऑन गुड्स ब्रिंग अबाउट चेंज इन सप्लाई। गवर्नमेंट पॉलिसी जो टैक्सेस, अभी रिसेंटली आपको न्यूज में भी पता चल रहा होगा, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको भी पता चल रहा होगा कि ट्रम्प ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं, टैक्सेस, टैरिफ्स, टैरिफ्स एंड टैक्सेस आर द सेम थिंग। टैरिफ लगा रहे हैं, तो उससे क्या है, पूरी पूरी मार्केट में, पूरी, आप स्टॉक मार्केट की बात कर लो या फिर फिजिकल मार्केट की बात कर लो,
इंटरप्शन हो रही है, ठीक है जी। उससे पूरी मार्केट इंटरप्ट हो चुकी है इस टाइम पूरे वर्ल्ड की। और एक कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, एक सिंगल पंजाब की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे वर्ल्ड की मार्केट उससे इंटरप्ट हो रखी है इस टाइम, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से। क्यों? क्योंकि उसने टैरिफ बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए। तो टैक्सेस और सब्सिडीज का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे इसमें, प्रोडक्शन में। तो टैक्सेस और सब्सिडी जो है चेंज कर देती है सप्लाई को। जैसे कि हायर टैक्सेस ऑन गुड्स डिस्करेज प्रोड्यूसर एंड देयर सप्लाई विल बी लेस। यही दिक्कत है कि इंडिया, चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूएस के टैरिफ ज्यादा हार्मफुल हैं, ज्यादा खराब हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाने के बाद जो इंडिया की प्रोडक्शन है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो चाइना का एक्सपोर्ट है, वो कम हो जाएगा। On the other hand, subsidies from government encourage producer to supply more. अब सब्सिडीज की एग्जांपल देनी हो तो एग्रीकल्चर में हम बिजली अ, बिजली की सब्सिडी देते हैं, राइट? बिजली की सब्सिडी देते हैं। वो क्यों देते हैं सब्सिडी? ताकि जो फार्मर्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस करें, दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। और काफी सालों से वो जो सब्सिडी है वो फ्री आ रही है। तो उससे क्या होता है? फ्री आपकी जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो फ्री होते हैं। उससे आप कितना भी पानी जो है अंडरग्राउंड वहां से निकाल के आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इस तरह से हम सब्सिडीज दे के गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को, सप्लाई साइड को इंकरेज कर सकती है, राइट? आगे है जी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फ्यूचर प्राइसेस। अगर मान लो आपने एक फर्म बनाई है, आपने एक छोटी सी कंपनी बनाई है, और आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो आपका प्रोडक्ट है आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, तो उसका जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका प्राइस बहुत बढ़ने वाला है आने वाले 2-3 महीने में, कुछ ऐसा होने वाला है। तो आप क्या करोगे? आज की जो सप्लाई है वो रोक दोगे, आज की सप्लाई रोक दोगे, और 2 महीने बाद उसी चीज को सप्लाई करोगे, आज आज उसको इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, राइट? तो फ्यूचर अगर अगर उल्टा हो, अगर आपको लगे कि प्राइसेस फ्यूचर में डिक्रीज होने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? अभी सारा कुछ सामान जो है वो निकालने की कोशिश करोगे, राइट? तो इससे क्या होता है? इसलिए फ्यूचर प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन से भी सप्लाई जो है हमारी वेरी करती है, ठीक? एग्जांपल है फ्रूट सेलर का। फ्रूट सेलर का क्या है कि उसको पता है कि आने वाले टाइम में मान लो फसल आने वाली है, ठीक? तो वो क्या करेगा? अभी उसके पास स्टॉक पड़ा है, उसको आज ही निकालने की कोशिश करेगा, ताकि आने वाले जो प्राइसेस हैं वो कम होंगे। उसको पता है कि प्राइसेस कम होते हैं आने वाले टाइम में। जब भी मान लो सीजन है, प्याज का सीजन है, तो जब प्याज आएगा मार्केट में तो उसके प्राइसेस गिर जाएंगे। तो वो पहले ही उसको बेचने की, सप्लाई करने की कोशिश करेगा वो प्रेजेंट। आगे जी प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज। Usually an increase in the prices of other commodities makes the production of that commodity whose prices has not risen relatively less effective. For example, आपके पास कोई फैक्ट्री है, और आपका जो नेबर है उसके पास भी कोई फैक्ट्री है। आप बना रहे हो एक कैंडी, वो बना रहा है पेन। आपने देखा कि उसकी फैक्ट्री धड़ाधड़ चल रही है, रात को भी चल रही है, ओवर टाइम चल रही है ना? उसके पेन बहुत बिक रहे हैं, और आप जो कैंडी बना रहे हो वो बिक नहीं रही मार्केट में। तो आप क्या है, कैंडी छोड़ के आप क्या बनाना शुरू कर दोगे? पेन बनाना शुरू कर दोगे, राइट? तो जहां पे अपॉर्चुनिटी हमारे को मिलती है मार्केट में, पूरे मार्केट में जहां भी, जिस भी चीज में अपॉर्चुनिटी हमारे को मिलती है, सारे उस चीज की सप्लाई जो है वो बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट हमको दिख रहा है कि कैंडी बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है ना? कैंडी बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है, तो सारे एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे? कैंडी बनाने लग जाएंगे, कैंडी बनाने लग जाएंगे, राइट? तो कैंडी बनाने जब लग जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? हमारे को सबको प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा, हमको सिर्फ होगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये थ्योरीज हमने पढ़ी हुई है ना परफेक्ट कंपटीशन में, कि ऐसा होगा, है ना? तो वो कुछ हद तक एप्लीकेबल होता है इस
तो सारे क्या करेंगे, जो कमोडिटी अच्छी लग रही है उनको, जिसका प्राइस बढ़ रहा है, जिससे जिससे प्रॉफिट आ रहा है, सभी उसको बनाने में लग जाएंगे। नंबर्स ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, अगर नंबर्स ऑफ फर्म्स बढ़ जाए किसी, जैसे कि हमने बताया कि सारे कैंडी बनाने लग गए, तो कैंडी कैंडी मार्केट में क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होगी, उससे उसकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ फर्म्स जो है डिक्रीज हो जाए, तो उससे उसकी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेचुरल फैक्टर्स, सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन द फेवरेबल वेदर कंडीशन। कुछ सप्लाई जो है जिनका रॉ मटेरियल नेचर से आता है, तो वो डिपेंड करती हैं अच्छी वेदर कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल ड्रॉट, फ्लड, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, है ना, डिजीज, डिस्टर्ब क्रॉप प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल सप्लाई, दिस विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। और आगे हम चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे। लॉ ऑफ डिमांड की तरह लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड एंड प्राइस ऑफ द गुड। किसमें रिलेशनशिप है? प्राइस में और सप्लाई में। देयर इज अ डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि दोनों में उसका जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। सप्लाई कर, यहाँ पे क्या आएगा? प्राइस क्वांटिटी। तो एज प्राइस इज इंक्रीजिंग 10, 20, 30, द सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो दोनों में क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेशन हो गया। सप्लाई फंक्शन में और भी फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को डिटरमिन करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सप्लाई ऑफ गुड्स, जो हमने देख लिया अभी, और हमने देखा प्राइस, जो हाँ, हम ले ही रहे हैं यहाँ पे ना, प्राइस ऑफ एक्स, जो डायग्राम में मैंने बनाया, ये तो होगा ही। देर आफ्टर प्राइस ऑफ इनपुट, फैक्टर के प्राइस, ये भी एक डिटर्मिनेंट हो सकता है ना। जैसे हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स किए या फिर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर किया डिमांड में, वैसे ही ये सप्लाई के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं। टेक्नोलॉजी एक फैक्टर हो सकता है जो हमने पढ़ा अभी। वेदर कंडीशन एक फैक्टर हो सकता है। ऐसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज ये हैं जो है वो एक फैक्टर्स हो सकते हैं सप्लाई की डिटर्मिनेंट के। अगर हम सबको एक इकट्ठे लिख दें, तो वो क्या हो गया हमारा? सप्लाई फंक्शन। ठीक, वो क्या हो गया हमारा? सप्लाई फंक्शन। सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब क्या है? टेबल होगा, टेबल जहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ये दो चीजें होंगी, जिससे हम बाद में जाके डायग्राम बनाएंगे। ठीक, अब देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल। दो तरह की सप्लाई हो सकती हैं जी। एक तो होती है इंडिविजुअल सप्लाई, जो एक फर्म सप्लाई कर रही है। दूसरी होगी मार्केट, जो एक इंडस्ट्री सप्लाई कर रही है। फर्म्स और इंडस्ट्री वो होती हैं जो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, राइट? आपको पता होगा, सेम प्रोडक्ट। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहाँ पे हुआ है? एक सिंगल फर्म के केस में। मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहाँ पे होगा? एक इंडस्ट्री के केस में। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देख लेते हैं जी। प्राइस ऑफ एक्स दिया हुआ एक साइड पे, सप्लाई ऑफ एक्स गुड्स दिया हुआ दूसरी साइड पे। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 500 से 1000 हुआ, 1000 से 1500, फिर 2000, 2500, वैसे वैसे उसकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती हमारे को दिखती है। इसको अगर हम इसके केस में, सॉरी, डायग्रामेटिकली देखें, तो ये ऐसे दिखेगा हमारे को। ठीक, डायग्राम बनाने के लिए, जब प्राइस 500 था तो सप्लाई कितनी थी हमारे पास? 0। तो ये वाई एक्सिस को टच किया। लास्ट पॉइंट देख लो, 2500 था। जब 2500 था प्राइस, सप्लाई कितनी थी? 90। जैसा डायग्राम भी गलत बनाई है।
ये पॉइंट मिला दो, दोनों को मिलाया, हमारे पास आ गई सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई क्या होती है? सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म्स, जब हम उनको इकट्ठा कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स दैट आर सप्लाइड बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स or sellers at various level of prices in the market. Exceptions दोबारा काफी इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जी, लैंड और एग्रीकल्चर गुड्स। ये एक सप्लाई कर्व की सप्लाई लॉ सप्लाई की एक्सेप्शन कैसे है? इन केस ऑफ लैंड और एग्रीकल्चर गुड द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू ओवाई एक्सिस। इन केस ऑफ लैंड, क्वांटिटी ऑफ लैंड, प्राइस ऑफ लैंड, ठीक, सप्लाई ऑफ लैंड। एक फेमस कोट है किसी किसी बंदे का। तो कोई एक इंसान जो है दूसरे इंसान से पूछता है कि मेरे को बता कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है, कि मेरे पास पैसा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक। तो वो दूसरा इंसान उसको बोलता है कि लैंड ले ले, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। लैंड उतनी है जितनी बनाई है, जितनी खुदा बना के गया था उतनी है आज भी। तो उसकी सप्लाई लिमिटेड है। उससे क्या होगा कि हमेशा उसका प्राइस ही इंक्रीज होगा। अदरवाइज और कमोडिटी, अगर हम गोल्ड की बात भी करें तो गोल्ड की सप्लाई भी होती है, गोल्ड की सप्लाई भी होती है, ठीक। ऐसी बात नहीं गोल्ड लिमिटेड क्वांटिटी है, पर लैंड, लैंड जो है बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी है, उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो वही बात कर रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई को ये क्या कहते हैं, एक्सक्लूड करता है कि आप जितना मर्जी प्राइस बढ़ा लो प्लॉटों का, जमीनों का, उससे क्या होगा? लैंड की सप्लाई कभी इंक्रीज नहीं होगी। तो ये एक्सेप्शन होगी। आगे जी, रेयर गुड के केस में, इन केस ऑफ रेयर गुड सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस, सो दिस केस पैरेलल टू ओवाई एक्सिस। रेयर गुड के केस में भी सप्लाई कर्व हमारी ऐसी रहेगी, और लैंड के केस में भी सप्लाई कर्व हमारी ऐसी रहेगी। अब रेयर गुड के केस में हम ज्यादा सप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेयर गुड जो है वो एक ही होंगी, पुरानी होंगी। और अगर पुरानी गुड्स कोई है तो आज ऐसा थोड़ी है कि हम कोई, मान लो कि कोई पेन मैंने खरीद लिया, उसको मैं पुराना कर दूं, ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो टाइम लगेगा उसके लिए, 300-400 साल लगेंगे। तो इसलिए रेयर गुड्स जो हैं उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सप्लाई ऑफ लेबर। इन द केस ऑफ लेबर, अच्छा इसको मैं दूसरे पेज पे समझाता हूँ डायग्रामेटिकली। लेबर, इसका केस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लेबर मार्केट, जैसे सभी मार्केट होती है वैसे लेबर मार्केट होती है। अब प्राइस ऑफ लेबर, लेबर क्या होता है? वेज, राइट। और क्वांटिटी ऑफ लेबर, सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ लेबर लगा लो। अब मान लो कि आपकी इनकम है 10,000, आप काम कर रहे हो 6 घंटे, 6 आवर, ठीक है। सप्लाई ऑफ लेबर आवर्स में हम यूज कर रहे हैं इसको। अभी आपको बोलने लग गए आपके जो बॉस हैं कि आप 15,000 ले लो, पर आप ओवर टाइम कर लो। कितने घंटे? 8 घंटे, ठीक है जी। आपने ओवर टाइम कर दिया, तो ये हमारी बन गई सप्लाई का। अब आपको बोला कि आपको मैं 20,000 दूंगा, आप और काम करो। तो बंदा सोचता कि ठीक है पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो क्या करता है? 12 घंटे काम करना शुरू कर देता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है? बंदा पढ़ता है, मेहनत करता है ना, तो उसकी बहुत अच्छी जगह पे जॉब लग जाती है, मतलब उसका प्लेसमेंट हो जाता है किसी बहुत अच्छी पीएसयू में। तो अब उसकी सैलरी कितनी है? उसकी सैलरी एकदम बढ़ के होगी 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। उससे काम कितना करवाया जा रहा है? 13 घंटे।
ठीक है, वो करता रहा, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने सोचा कि मेरी 2 लाख सैलरी है और मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, 13 घंटे। अगर मेरे को कोई ज्यादा सैलरी दे, 2 से मान लो 2,10,000 दे दे, और बोला कि 2 घंटे और काम कर ले, वो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो विद टाइम होगा क्या कि जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ेगी, वो उल्टा कम काम करना शुरू कर देगा। मान लो उसकी सैलरी होगी 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख हो गई। अब वो कम काम क्यों कर रहा है? क्योंकि 7 घंटे काम कर रहा है वो, या 8 घंटे काम कर रहा है। पहले कितने कर रहा था? 13 घंटे काम। वो कम काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बाकी चीजों के लिए टाइम चाहिए। आप पैसा कमा रहे हो, पर आपको पैसा खर्च करने के लिए भी टाइम चाहिए। उसको अगर हॉलीडे पे जाना है, उसको अपने घर वाले को ज्यादा टाइम देना है, अपने बच्चों को ज्यादा टाइम देना है, उसने अपने फैमिलीज को ज्यादा टाइम देना है, तो इसलिए वो जो ज्यादा अमीर होते हैं वो कम काम करते हैं एज कम्पेयर टू जो कम लेवल पे होते हैं, राइट। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैसी कर्व आ गई, बैकवर्ड बेंडिंग। इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। यू एक तरह से यू यू शेप्ड कर्व है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैकवर्ड बेंडिंग कर्व सप्लाई कर्व किस केस में होती है? लेबर के केस में होती है हमेशा, और किसी केस में नहीं होती। और सब केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी। बट इन केस ऑफ लेबर, जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आप प्राइस बढ़ा सकते हो, उसके बाद वो कम काम करना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि मेरे को 2 लाख और 3 लाख में ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा, मैं 2 लाख ही कमा लूंगा, पर मैं कम काम करूंगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। Okay. In case of labor, the supply curve is backward bending because in the initial stages, if the wage level is increased, the supply of labor also increased. Beyond beyond a certain stage, if the wages are increased, people will substitute leisure leisure for paid work time. So the supply of labor will be decrease. ठीक है जी, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेजर को। वो कहेंगे कि मैं फ्री टाइम मेरे को ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू पेड वर्क टाइम, और जो हमारी सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगी, राइट। आ गया जी चेंज इन सप्लाई। अब चेंज इन सप्लाई दो तरह से हम देखेंगे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। इसको मैं दोबारा बोलूंगा कि कई जगह पे कई बुक्स में इसको लिखा होता है क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सॉरी सॉरी, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और दूसरे केस में क्या होगा? चेंज इन सप्लाई, सिंपल। दूसरे केस में सिंपल क्या लिखा होगा? चेंज इन सप्लाई। तो जिस केस में क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी वर्ड जो लिखा होगा तो उसका मतलब उसी कर्व पे हमको रहना, हमको किसी और कर्व पे नहीं जाना। जिस केस में सिंपल सप्लाई लिखा होगा उसमें हम कर्व हमेशा चेंज करेंगे। Similar to a demand curve, extension and contraction of the supply curve, there is a change in the price level that leads to change in the supply. Then these changes in the supply are called extension and contraction of supply. To explain the extension and contraction of the supply, a single supply curve is enough. जैसे कि हम नीचे देख पा रहे हैं डायग्राम में, एक ही सप्लाई कर्व पे प्राइसेस अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुए तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई कर्व। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई कर्व, इसके केस में क्या होगा? there is a change in any one of the determinant that lead to change in supply, then these changes in supply are called increase and decrease of supply. आपको कुछ टाइम पहले हमने देखा था सप्लाई के केस में कुछ डिटर्मिनेंट थे हमारे पास, राइट। ये देखिए, ये जो हमने सप्लाई फंक्शन बनाया था ये डिटर्मिनेंट्स थे हमारे पास। इन डिटर्मिनेंट में ये जो प्राइस है
मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो प्राइस है ये अगर चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सेम कर पे रहेंगे। बट अगर नीचे वाले जो भी हमने पढ़े इनमें से अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ इनपुट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, तो क्या होगा, हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब किधर शिफ्ट होगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा, when is supply is increased, the new supply curve is formed towards right to the old supply curve, और सिमिलर वे सप्लाई डिक्रीज होती है तो कहाँ होता है, लेफ्ट। अब सप्लाई के केस में ना लेफ्ट राइट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, अपवर्ड को हम लेफ्ट बोल देंगे, डाउनवर्ड को राइट बोल देंगे। डाउनवर्ड को राइट, अपवर्ड मतलब लेफ्ट, क्योंकि सप्लाई कर्व जो है हमारी वो इस तरह से स्लोपिंग होती है। उसमें हमारे को लेफ्ट राइट करने में थोड़ा सा, या तो आप हाथ, एक एक तरीका होता है कि जो पॉइंट कर्व है, एस कर्व है, अगर आपने राइट वर्ड शिफ्ट करनी है तो इस पे अपना हाथ रख लो कर्व पे, और हाथ को राइट वर्ड शिफ्ट करो। हाथ को जब राइट वर्ड शिफ्ट करोगे तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हाथ को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड के तरीके से भी आप लिख सकते हो, देख सकते हो। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आगे हमारे पास कंसेप्ट है जैसे कि डिमांड में था। अब इसमें अगर डिटर्मिनेंट को देखना हुआ आपने तो अगर टैक्सेस बढ़ गए तो हमारी कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगी। सब्सिडी दे दी सरकार ने, सीडी, तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। या और कौन कौन से डिटर्मिनेंट थे हमारे पास, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और कौन से थे डिटर्मिनेंट, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, वेदर और प्राइस ऑफ फैक्टर। वेदर, वेदर खराब हो गया तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी सप्लाई का। प्राइजेज ऑफ फैक्टर, प्राइजेज ऑफ फैक्टर इंक्रीज हो गए तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। मतलब जो भी नेगेटिव चीज है उससे हमारी कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, जो भी पॉजिटिव चीज है हमारे लिए, जो सप्लाई को बढ़ाएगी, हमारी कॉस्ट को कम करेगी, उससे हमारी जो कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। सिंपल। आगे हम करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट। इट शोज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इट मींस इट एक्सप्लेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई टू ए चेंज इन प्राइस। सेम फॉर्मूला, परसेंटेज change in supply due to percentage change in price। परसेंटेज चेंज सप्लाई को मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी ऊपर चला जाएगा, पी अपॉन क्यू। ये हमारे पास आ गया सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी। ठीक, ये हमारे पास पॉजिटिव में आएगी, इसका हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगा। कोई रेयर केस होगा जिस केस में नेगेटिव होगी, नहीं तो अदरवाइज ये पॉजिटिव आएगी। ठीक, तो साइन देखने की आपको जरूरत नहीं है, जब लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उससे आपको पता ही चल जाएगा। अगर हम मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास, तीन ऑप्शन नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो पॉजिटिव वन है वही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होती जनरली। अच्छा, वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिमांड की तरह ही वैल्यूज जो है सेम ही रहेंगी। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। परफेक्टली इनइलास्टिक, अच्छा इसको मैं डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा।
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कैसे होगी? परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक, जैसे लैंड के केस में था, लैंड के केस में था, जैसे रेयर आइटम के केस में था। और ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कब कैसे कहाँ होती है? परफेक्ट कंपटीशन के केस में। ठीक? तो ऐसे आपको थोड़ा याद रखना है। इसकी से इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। परफेक्टली यूनिटरी की बात कर रहा हूँ, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी के केस में याद रखना कि ये जो एंगल होगा 45 डिग्री का होगा। इससे एंगल से मतलब क्या है, मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि जो भी चेंज आएगी इक्वल आएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे 2 2 की है तो 3 3 4 4 ऐसे चेंज आएगी, राइट। ऐसे चेंज आएगी, इक्वल चेंज आएगी, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक के केस में सप्लाई, या फिर इसको बोलेंगे कि रिलेटिवली क्वांटिटी। इस केस में जो सप्लाई कर्व है हमारी थोड़ा ऊपर शुरू होगी, और इन इलास्टिक के केस में हमारी सप्लाई कर्व जो है वो थोड़ा नीचे शुरू। इन इलास्टिक सप्लाई कर्व, ये डायग्राम सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। कभी भी क्वेश्चन में, चाहे सप्लाई का क्वेश्चन हो, चाहे डिमांड का क्वेश्चन हो, चाहे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो, कहीं भी आपको लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत है, ठीक, तो आप क्या करोगे? डायग्राम ड्रॉ करोगे। हालांकि सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको आता भी है, अगर आपको आता है कि हाँ ये सही आंसर है, फिर भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कंफर्मेशन। ठीक, तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहला काम क्या है हमारा इकोनॉमिक्स में? डायग्राम ड्रॉ करना। ये 3 4 तरह की सप्लाई कर्व है, मैंने बता दी। यूनिटरी 1, इन इलास्टिक लेस देन 1, इलास्टिक ग्रेटर देन 1। आगे देखते हैं इनको डिटेल में। परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट देयर इज अ चेंज इन सप्लाई। ठीक, मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूँ सारी। प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं होगा जी, परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहा हूँ। और सप्लाई कितनी है जी? यस, कितनी है? इन्फिनिटी, इनफाइनाइटली इलास्टिक है। परफेक्ट कंपटीशन में हम इसी के एग्जांपल देखते हैं। और यहाँ पे कितना होगा? यस, 0, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही इलास्टिसिटी। और यहाँ पे यूनिटरी में कितना होगा? 1। रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक है तो ग्रेटर देन 1, इन इलास्टिक है तो लेस देन 1। तो ये 45 डिग्री का एंगल यूनिटरी के केस में बनाने का मेरा यही मतलब था कि इससे क्या होगा, मेरी इलास्टिसिटी 1 हो जाएगी। ठीक, अभी एज ए एप्लीकेशन मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। अब आप मेरे को ये देख के बताइए इस डायग्राम में कि ये इलास्टिक है, ये इनइलास्टिक है, या ये यूनिटरी इलास्टिक? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, क्या है ये? यूनिटरी इलास्टिक। नहीं, ये इलास्टिक है। ध्यान से देखिए, डायग्राम्स को देखिए। यूनिटरी इलास्टिक पॉइंट 0 पे मिल रही है, देखा आपने इस पॉइंट को? इलास्टिक सप्लाई 0 के ऊपर मिल रही है। इनइलास्टिक जो है वो एक्स एक्सिस में मिल रही है। अब आप देख के बताओ ये कौन सी? इलास्टिक। इलास्टिक, राइट। इलास्टिक। तो हम डायग्राम, हमारे को कोई डाटा नहीं है, कोई हमारे पास कुछ नहीं है, सिंपल हमने डायग्राम देख के बता दिया एग्जामिनर को कि ये क्या है,
इलास्टिक। अगर ये 0 पे मिलती तो क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक। उसकी एग्जांपल भी हमारे पास होगी। अब देखिए ये भी क्या है, इलास्टिक है, क्योंकि ये 500 पे मिल रही है, राइट। यूनिटरी की एग्जांपल चलो यहाँ पे तो नहीं है, आगे आती है तो देखते हैं। तो ये फंडा जो है क्लियर हो गया सबको, इलास्टिसिटी वाला। Yes, sir. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको इसको रट लेना है आपने कि क्या क्या चीज है। अगर कह रहा है कि गुड इज ड्यूरेबल, मतलब लंबा चलने वाली गुड है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर। मोर का मतलब इलास्टिक होगी। अगर गुड हमारे पास ड्यूरेबल है तो उसकी सप्लाई इलास्टिक होगी। पेरिशेबल है मतलब जल्दी खराब होने वाली है, तो उसकी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक होगी। ठीक। सेकंड वन इज टाइम फैक्टर। लॉन्ग पीरियड में, लंबे समय के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसी भी चीज की वो इलास्टिक हो जाती है। कोई भी चीज है लंबे समय के लिए वो इलास्टिक हो जाती है कि उसको हम प्राइस के अकॉर्डिंग हम ज्यादा प्लांट लगा सकते हैं, हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, हम लेबर इकट्ठी कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस केस में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है। बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसी भी चीज की वो इनइलास्टिक है। ठीक, इनइलास्टिक है, क्योंकि अगर मैं तुम आपको बोलूं कि आपने मान लो कि छोटी सी कोई फैक्ट्री लगाई है जो जिसकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की, मैं आपको बोलूँ मेरे को 1 लाख चाहिए परसों तक, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। क्योंकि वो फैक्ट्री को या तो दूसरी मेरे को फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, या तो मेरे को किसी और जगह पे लेबर लगानी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए। तो उस केस में कोई भी चीज वो जो है इनइलास्टिक हो जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। अगर फैसिलिटीज अवेलेबल है आपको, फॉर एग्जांपल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको सड़कें बनी हुई हैं, रोड्स बनी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी, तो सप्लाई क्या हो जाएगी मेरी, इलास्टिक। और अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, नो फैसिलिटी, तो क्या हो जाएगी सप्लाई ऑफ कमोडिटी इनइलास्टिक। इसलिए गवर्नमेंट जो है गांव में वो सड़कें बनाती है, ताकि जो गांव के किसान है, छोटे छोटे किसान है, वो अपनी फसलों को कम से कम नियर बाय मंडी तक लेके जा सके। ठीक, ताकि वो इन इलास्टिक से क्या बन जाए, इलास्टिक बन जाए, किसी भी नियर बाय मंडी में जाके बेच सके। आगे जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस। अगर ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया किसी कमोडिटी का, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बनाने वाले कम हो जाएंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर। हाँ, ये क्या हो जाएगी, इलास्टिक। ठीक है, इनइलास्टिक। आगे जी, नेचर ऑफ इनपुट्स। इफ द इनपुट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, देयर इज अ मोर इलास्टिक सप्लाई। अगर इनपुट्स मार्केट में अवेलेबल है, अदरवाइज लेस इलास्टिक सप्लाई। जैसा कि कोविड के टाइम पे हुआ था, हमारे पास इनपुट अवेलेबिलिटी नहीं थी क्योंकि ट्रेड खत्म हो गई थी। और इस टाइम अगर ट्रम्प ने टैरिफ जो है वो लगा रखे, तो उससे भी यही हालत होगी कि हमारी सारी जो कमोडिटी है उसकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक हो जाएगी, सॉरी लेस इलास्टिक हो जाएगी। रिस्क टेकिंग। इफ द एंटरप्रेन्योर टेक्स द रिस्क, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इट विल बी मोर, अदरवाइज लेस। अगर उसके पास रिस्क रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है एंटरप्रेन्योर के पास, तो उसका काम यही है रिस्क को टेक करना, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ज्यादा होगी। और अगर वो रिस्क लेता ही नहीं है, वो प्लांट दूसरा प्लांट भी खोल नहीं सकता, उसको डर लगता है, तो उसका क्या है, इनइलास्टिक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। sir. आगे
आगे अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। देखो, इक्विलिब्रियम जो कंसेप्ट आया वो आया फिजिक्स से, वो आया हमारा फिजिक्स से। इक्विलिब्रियम क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे कोई लड्डू पड़े हुए हैं थाली में। क्या पड़े हुए हैं? लड्डू पड़े हुए हैं। और ये हमारे घर वाले हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है, एक मेरी बहन है, ठीक, एक और मेरा भाई है। हम क्या है, इस थाली को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हम इस थाली को अपनी तरफ खींच रहे हैं क्योंकि इसमें लड्डू पड़े हुए हैं, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि सबकी फोर्स इक्वल है तो थाली कहाँ जाएगी? अगर मैं कहूँ कि सबकी फोर्स, सबकी खींचने की कैपेबिलिटी इक्वल है, थाली कहाँ जाएगी? आपको क्या लगता है? कहीं नहीं। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मेरे को आपकी। कांस्टेंट सर। कांस्टेंट। थाली कहीं नहीं जाएगी, थाली कहीं मूव नहीं हो रही। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कि थाली कहीं भी मूव नहीं हो। ऐसा ही हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी फोर्स है हमारे पास? एक तो है जी सप्लाई, दूसरी कौन सी फोर्स है हमारे पास? डिमांड की। और जब हम डायग्राम में उस फोर्स, दोनों फोर्स को बनाते हैं तो कैसे दिखती हैं वो? ब्लैक वाली जो है वो डिमांड की फोर्स है, और ब्लू वाली जो है वो सप्लाई की फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस अलग अलग एक्ट कर रहे हैं। मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड है P1, सॉरी D1 ले लेते हैं इसको ना, समझने में आसानी रहे। डिमांड है D1 और सप्लाई है S1। S1। अगर डिमांड इज मोर देन सप्लाई तो क्या होगा? बताइए मेरे को क्या होगा? अगर डिमांड इज मोर देन सप्लाई तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड सर। एक्सेस डिमांड। आपकी आवाज, मेरे को आवाज, एक्सेस डिमांड, राइट 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 राइट। अब एक्सेस डिमांड कहाँ से आया? लोग ज्यादा हैं खरीदने वाले, यहाँ देखो क्वांटिटी नीचे, लोग ज्यादा हैं खरीदने वाले और बेचने वाले कम है। तो लोग बोलेंगे कि यार कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ा ले पर मेरे को दे दे। तो उससे क्या होगा? एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी नीचे। उससे क्या होगा? प्राइस कहाँ मूव करना शुरू कर देगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदने वाले हैं और बेचने वाले कम है। तो जिनके पास ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि डिमांड का हमने पढ़ा था ना, डिमांड का पे हमने पढ़ा था कि पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे, डी पे जो कंज्यूमर है वो कह रहे हैं कि पॉइंट मेरे को ए जितना प्राइस ले ले मेरे से, पर मेरे को चीज दे दे। बी पे बंदा कह रहा है कि मेरे से बी जितने पैसे ले ले, मेरे को चीज दे दे। ऐसे सी, ऐसे डी। तो यहाँ पे भी वो पॉइंट्स हैं, राइट। नीचे वाली कर्व पे, डिमांड कर्व पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वो पॉइंट्स हैं। तो कंज्यूमर्स क्या कहेंगे कि यार मेरे को दे दे, ये कहेंगे मेरे को कमोडिटी दे दे, मेरे को दे दे कमोडिटी। करते करते यहाँ तक आ जाएंगे और प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा? पी, यहाँ पे P1 है, पी, प्राइस हमारे पास कितना आ गया? पी। तो ऐसे हम जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस है वो एक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम ऊपर एक्सेस सप्लाई क्रिएट करें, एक्सेस सप्लाई क्रिएट करें तो क्या होगा? सप्लाई करने वाले बढ़ जाएंगे, सप्लाई करने वाले बढ़ जाएंगे, डिमांड करने वाले कम हो जाएंगे। सप्लाई करने वालों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या कहेंगे कि यार चलो कम प्राइस पे बेच देते हैं, कॉस्ट तो कवर होगा, कम प्राइस पे बेच देते हैं। तो कहाँ तक बेचेंगे?
पॉइंट पी तक। क्वांटिटी आ जाएगी हमारी क्यू, प्राइस कितना आ जाएगा पी। इस तरह से इक्विलिब्रियम सेट होता है। अब इस केस में आप ध्यान से देखिए कि ये जो मैंने रेड से शेड किया है रीजन, ये जो मैंने रेड से शेड किया है, इतने लोग जो हैं इनको कमोडिटी नहीं मिली। और ऊपर जो मैंने शेड किया है उसमें भी सेलर ने, इतने सेलर हैं जिसने कमोडिटी नहीं बेची। ठीक है, तो नुकसान भी हुआ। ऐसे नहीं देखना कि सबको फायदा हो रहा है। अब ये कैसे नुकसान हुआ शायद आपको आने वाली क्लासेस में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। पर ये जो प्रोसेस है ये मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। अभी हम पढ़ते हैं आगे। Equilibrium means constant price or unchanged price. According to classical economist, the price of a goods is determined by the combined action of buyers and sellers. Combined action, दोनों का. It is actually the price at which the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन्होंने क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड लिखा हुआ है, ना कि सीधा डिमांड एंड सप्लाई। हम क्या करते हैं जब लिखते हैं एग्जाम में, सीधा जहाँ पे डिमांड सप्लाई कोई। हाँ जी, हाँ जी, समय तो हो गया। कपड़े देखे गिल्ले से रखे नगली दे। अपना क्लास ला ले। माइक म्यूट करो प्लीज, जिसका भी माइक ओपन है। कर दिया सबने माइक में? जिसका भी माइक ओपन है प्लीज माइक अपना बंद कर लीजिए। तो हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि इट इज एक्चुअली द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। तो मैं क्या कह रहा था कि कितने ध्यान से इसमें क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई लिखा है। हम एग्जाम में कई बार क्या देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई सीधा लिख दिया और सोचा कि पूरे नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो ये इन जो टेक्निकल छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान रखना। ये हमने डायग्राम बनाई थी वहां पे, ये देखिए आप। नीचे क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड। नहीं समझ में आया एक्सेस डिमांड क्या होती है? डिमांड तो एक्सेस के साथ जो भी चीज लिखी रहेगी वो ज्यादा होगी। एक्सेस सप्लाई लिखा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, किससे? डिमांड से। एक्सेस के साथ नीचे डिमांड लिखी है तो डिमांड ज्यादा होगी, किससे? सप्लाई से। अब ये कहाँ मूव करेगा? एक्सेस डिमांड वाला केस ऊपर मूव करेगा, एक्सेस सप्लाई वाला केस नीचे मूव करेगा। ठीक, और ये कब तक मूव करता रहेगा? जब तक प्राइस इक्वल ना हो जाए पी के और क्वांटिटी इक्वल ना हो जाए क्यू के। एट प्राइस पी एंड क्वांटिटी क्यू, बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल। ठीक, नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स जो है इक्वल हो गए। जितनी क्वांटिटी बायर्स बेचना चाहते हैं, बायर्स कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं? ओ क्यू, है ना। अगर बायर की क्वांटिटी देखना चाहते हो तो आप डिमांड पे जाके देखिए। डिमांड कब ये जा रही है? डी वन पे कितना है? पी, इसको मैं पीई लिख देता हूँ, ठीक है। बायर कितना बेचना चाहते हैं? पीई। अब सप्लाई देखिए, सप्लायर कितना बेचना चाहते हैं? वो भी पीई बेचना चाहते हैं। तो बायर इज इक्वल टू सेलर्स। तो वहां पे प्राइस जो है हमारा पी आ गया। इसी तरीके से क्यू आ गया। अगर आप और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे और किसी पॉइंट पे देखोगे तो बायर्स और सेलर्स बराबर नहीं होंगे, इसलिए सॉरी, इसलिए एक ही पॉइंट जो है कर्व पे वो इक्वल हो सकता है इक्विलिब्रियम पे। हर क्लासेस में जाके आप देखोगे कि और भी काफी पॉइंट्स हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो सकता है, बट in case of normal demand and supply curve there will be only one point of equilibrium जहाँ पे buying is equal to selling. Equilibrium price means constant price or unchanged price, right? ये हमको पता है। When the supply is constant and the demand is changed, the price movement are the follows. अब हमारे पास इनिशियल क्या है? डिमांड डी,
इनिशियल सप्लाई क्या है S। अगर मैं डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करता हूँ, डिमांड राइटवर्ड क्यों शिफ्ट हुई, कुछ भी रीजन हो सकता है, मान लो टेस्ट चेंज हो गया है ना, वो हमें पड़ेगा, या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिक्रीज हो गया। तो ये सारे केसेस हैं जिसमें डिमांड कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होती है। लेफ्टवर्ड इसका उल्टा हो गया, टेस्ट चेंज हो गया जी, कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, डिक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, इंक्रीज हो गया। ये सारी चीजें हैं जिससे डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो हमारे को पता है, कभी भी ये पता करना है कि डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी लेफ्टवर्ड, हालांकि मेरे को भी नहीं पता आज तक। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा डायग्राम बना के लिखता हूँ सिंपल। तो कभी भी सीधा आंसर नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस को कि अगर डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, तो सिंपल सा 2 सेकंड का काम लगेगा आपको, डायग्राम बना के देखो क्या चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिख दो, ठीक है। तो डिमांड अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो प्राइस भी इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। डिमांड अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो प्राइस डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिक्रीज होगी। आगे देखते हैं केस 2। डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इज चेंज्ड। डिमांड कांस्टेंट रखी हमने, सप्लाई चेंज होगी, और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड नहीं लिखा है इन्होंने, सीधा लिखा सप्लाई चेंज होगी। इफ द डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इज इंक्रीज्ड देन प्राइस विल बी डिक्रीज। इंक्रीज कहाँ को होगी, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट को होगी या डाउनवर्ड शिफ्ट को होगी, ठीक, राइटवर्ड को। अब वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि सप्लाई इंक्रीज होगी, अब डायग्राम में तो आपको करना है वहां पे बैठ के, जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको देखना कि इंक्रीज किधर हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइटवर्ड साइड को इंक्रीज होती है और लेफ्टवर्ड साइड को डिक्रीज होती है, राइट। देन प्राइस विल बी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा जी। सप्लाई इफ सप्लाई डिक्रीज द प्राइस विल बी इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज हो गई तो प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा। जैसा केस होता है, किस केस में होता है, एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, एग्रीकल्चर गुड्स। आपने सुना होगा हर साल हर हर बार क्या होता है कि कुछ कमोडिटी है, टमाटो है, पोटैटो है, या फिर अनियन है, 3-4 कमोडिटीज हैं जिसका प्राइस कभी 100-200 हो जाता है, कभी 10-20 हो जाता है ना, तो ऐसे साइकिल में चलता रहता है हर बार प्राइस। तो प्राइस क्यों चेंज होता है इनका, क्योंकि सप्लाई कर्व इनकी राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट होती है, क्योंकि लोग कम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। कम क्यों करते हैं, सूखा आ जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, नासिक, नासिक एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्याज निकलता है हमारा इंडिया का। तो वहाँ पे सूखा आ जाता है, उससे हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, उससे सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, उसी से प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं और क्वांटिटी कम हो जाती है मार्केट में, ठीक। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है इसको देखने के लिए। आगे जी केस 3, when both demand and supply changes in the same proportion। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेम proportion। अगर सेम proportion में चेंज हो रहे हैं तो प्राइस कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो विड्थ है दोनों की, चेंज होने की जो विड्थ है वो सेम है। अगर ये विड्थ सेम ना होती तो हम कुछ नहीं कर सकते कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, है ना। हमारे को पता होना चाहिए कि सप्लाई कितनी बढ़ रही है, डिमांड कितनी बढ़ रही है। जब increase in the same proportion, there must be no change in the equilibrium price. In the same way, when both demand and supply are decreased in the same proportion, price is at the equilibrium। चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, दोनों प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। When a proportionate change in demand is more than the change in supply and less change in supply, क्या लिखा है, when the proportionate change in demand is more than the change in supply and less change in supply, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं। अगर डिमांड में चेंज ज्यादा है जी, सप्लाई में चेंज, किस तरह के चेंज, डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है,
है ना, ये भी तो हमको देखना है। अगर मैं इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता, इसको राइटवर्ड कर सकता था, है ना। तो जो भी उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमको डायग्राम बनानी है। आप डायग्राम से कुछ भी बना लोगे, आपको वो डायग्राम जो है आंसर उसका दे देगी निकाल के। If there is a more increase in demand, less increase in supply, that leads to increase in the price. ठीक है, डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई जो है कम से बढ़ी, उससे क्या होगा, प्राइस ज्यादा। डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो उससे प्राइस जो है अप हो जाएगा। When the proportionate change in supply is more than proportionate change in demand, it leads to decrease of the price. Supply बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, तो प्राइस क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। और when the demand is increased and supply is decreased, the new equilibrium price will be decreased. ये आप सारे जो केसेस हैं इनको एक बार कॉपी पे करके देख लीजिएगा, आपको सभी का आंसर जो है मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? सबको समझ में आया? अच्छा, यस सर। यस सर। ओके। बाकी Yes, अब sir. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हमारा शुरू होगा कल से, Yes. तो कल से रेगुलर रहो आप, और जितना भी मैंने करवाया हुआ है उसको प्लीज जाके एक बार रिवीजन कर लो, आपके दिमाग से वो निकलेगा नहीं, फिर एक बार रिवीजन जरूर किया करो किसी भी क्लास के बाद। कोई भी क्लास हो रही है उसका अगली क्लास से पहले उसको आप पढ़ लेना एक बार। तो जो अगला इंसान पढ़ाता है, तो जो पहले का जो पढ़ा होता है हमने, तो उससे लिंक हो जाता है वो चीज। लिंक हो गई चीज तो कभी आपको भूलेगी नहीं। All right, then thanks from my side. Thank you all.